हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केवीएम ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर का थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम पॉलीमर में इससे पहले हमने 2 वीडियो में बताया था। तो उसमें क्या हम पढ़ा रहे थे, पॉलीमर संघनन बहुलक पढ़ा रहे थे। तो संघनन बहुलक में हमने क्या क्या पढ़ा था। संघनन बहुलक में हमने नायलॉन 66 पढ़ा था, नायलॉन 6 पढ़ा था, 2 पढ़े थे, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर बहुलक, और इसके बाद पढ़ेंगे बेकेलाइट। तो नायलॉन 66 तो ये तो किस में आते हैं, पॉलीएमाइड की श्रेणी में आते हैं, और ये पॉलीएस्टर है। हमें पता है कि एस्टर का मतलब होता है बहुत सारे एस्टर, जिसमें बहुत सारे एस्टरों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहे। तो पॉलीएस्टर में हम बहुलक होता है, इसको पॉलीएस्टर भी बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं, डेक्रोन, टेरिलीन। तो टेरिलीन का इसमें जो एकलक होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम एथिलीन ग्लाइकोल एकलक, और दूसरा होता है टरथैलिक अम्ल, इनसे बनाते हैं। तो टरथैलिक अम्ल ये तो ऑल का मतलब होता है एल्कोहलिक समूह, और ये है अम्ल का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसमें। तो जब एल्कोहलिक समूह, OH समूह और कार्बोक्सिलिक समूह अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। तो हम जब इनके N अणु लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल में क्या होता है, CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल। इसके N अणु लिए, इसमें टरथैलिक अम्ल का मतलब होता है CO बेंजीन वलय, और यहाँ पर OH, ये टरथैलिक अम्ल के N अणु लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से जल के अणु का निष्कासन होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नीचे लिख देते हैं इसमें -NH2O, जल का अणु बाहर निकला। तब देखो जिसमें से क्रियात्मक समूह का OH हटा है तो उसका तो OH हटा दो, यहाँ पर H हटा है तो यहाँ पर इसका H हटा देते हैं। तो क्या बनता है, O। ऐसे लाइन चलेगी आगे श्रृंखला, CH2O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, बेंजीन वलय, C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो OH हटाइए तो यहाँ भी इसको डैश कर दो, इसका मतलब ये श्रृंखला उधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, N। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर या टेरिलीन। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में ज़्यादातर किया जाता है। टेरिलीन के डेक्रोन है, पॉलीएस्टर के रस्से बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल। जो संघनन बहुलक में हम जो एकलक पढ़ रहे हैं, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे हमने योगात्मक में बताया था कि जो एडिशन पॉलीमर होते हैं उनमें तो हमने इससे बना दिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से सारे बहुलक बना दिए थे। तो संघनन में हमारे ये 4 बहुलक हैं, इनको याद करना है, इनके एकलक के नाम याद करने हैं। तो एकलक के IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 एथेन, 1 और 2 पर क्या है, डाइऑल है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका IUPAC नाम है। इसका IUPAC नाम क्या होता है, 1 और 4 स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये टरथैलिक अम्ल है, इसको पैरा 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो टरथैलिक अम्ल नाम से याद रखें, टरथैलिक, थैले के समान संरचना होती है, ये थैलिक अम्ल कहलाता है, बेंजीन वलय है। तो ये हमारा टेरिलीन हो गया। इसके बाद है ये एक पॉलीएस्टर है, इसमें देखो एस्टर बंध कौन सा है, ये एस्टर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, एस्टर।
अब ऐसे एस्टर बार बार आगे आगे जुड़ते चले जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएस्टर। तो ये एस्टर क्रियात्मक समूह हो गया, तो ये पॉलीएस्टर प्रकार का बहुलक। इसके बाद नेक्स्ट है बेकेलाइट बहुलक। भंगुर प्रकृति का होता है, कठोर होता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में किसमें एकलक क्या होते हैं कि बेकेलाइट में मेनली क्या होते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को अम्ल या क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो फिनॉल है, फिनॉल, अब हमने फिनॉल में अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी। फिनॉल में क्या होता है कि ये संरचना है OH, तो बेंजीन वलय से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी इस पर लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर जिस पर वो वलय को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इधर आते हैं, अनुनाद में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो अनुनाद जब होता है तो इस वलय पर ऑर्थो स्थिति पर माइनस, पैरा पर माइनस, और ये इन स्थितियों पर इन पर ऋणात्मक आवेश आता है, बाकी मेटा पर क्या होता है, धनात्मक होता है। अब ऐसी कंडीशन यहाँ पर होती है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कैसे होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ आते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो दो ध्रुव बन गए इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। अब यहाँ बेंजीन वलय पर हाइड्रोजन होते हैं सभी कार्बन पर, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। अब इनमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, ये हाइड्रोजन को हटाएगा और ये जहाँ कर जाकर जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन को किसको हटाए, अब देखो हमने अनादि संरचना में बनाया था कि ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये कहाँ कर सकता है, या तो यहाँ पर कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, और पैरा पर कर सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन या तो यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, या फिर यहाँ से, यानी मेटा पर कोई हाइड्रोजन नहीं हटेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है H, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस का, और इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का जो कार्बन है ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ेगा यहाँ पर, और ये H यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, यानी इससे माइनस से जुड़ जाएगा। तो आगे संरचना क्या बनेगी, ये किसकी उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो हमें दो तरह के उत्पाद बनते हैं, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। तो ऑर्थो पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर C हमने यहाँ जोड़ दिया, ये इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये दोनों लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, O से क्या जुड़ गया, ये वाला H आकर यहाँ जुड़ गया, तो ये हो गया, और यहाँ पर OH पहले से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। अब ये इसकी ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है, पैरा पर भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पर दूसरा जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। यहाँ जोड़ दिया हमने CH2 और OH, यहाँ पर OH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। अब यहाँ देखो इनके बार बार मैं नाम नहीं लूँगा, सीधा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही लिखूँगा इसमें। तो ये दो बने हैं, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एकलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकलक। इनका मिश्रण बन गया यहाँ पर, मिश्रण। अब यदि अब हमें क्या बनाना है, बहुलक बनाना है, एकलक को मिलाकर बहुलक बनाएंगे। तो हम यदि ऑर्थो को लेते हैं तो हमारी ऐसे सीधी श्रृंखला बनती है, और पैरा को लेते हैं तो हमारी लंब श्रृंखला बनती है। अगर मैं देखो शॉर्ट में समझाऊं, ऑर्थो लिए हमने सारे ऐसे बन गए, ये श्रृंखलाएं बन गई, ठीक है, इस तरह सीधी श्रृंखलाएं बनती हैं। और पैरा को लेते हैं तो हमारी ऐसी श्रृंखलाएं लंबवत श्रृंखलाएं बनेंगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या होंगे, इनके ऐसे आ जाएंगे ये लंबवत श्रृंखलाएं। तो ये क्या बन गया,
जाल रूपी बहुलक बन गया, है ना। तो इसको बैकलाइट को क्या बोलते हैं, त्रियक या क्रॉस बंध युक्त जालक भी, बहुलक भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, पहले अगर हम इनको ऐसे लेते हैं, एक लक लेंगे, हमने ऑर्थो लिया तो हमारी सीधी श्रृंखलाएं बनी। अब सीधी श्रृंखलाओं क्या कहते हैं इनको, ये थर्मोप्लास्टिक प्रकार की होती है, नरम प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे, नरम होंगे, तो इनको कहते हैं नोवोलक श्रृंखलाएं कहते हैं, नोवोलक श्रृंखला बहुलक। ठीक है, ये नरम प्लास्टिक है, बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। अब इनको कठोर करने के लिए क्या करते हैं, उचित अनुपात में इनको मिलाते हैं और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड भी मिला देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड इन वलय को जोड़ने का काम करने लगता है। तो एक भंगुर प्रकृति का बैकलाइट बहुलक बनता है। अब देखते हैं नवलक श्रृंखलाएं कैसे बनती हैं। यदि हम ऑर्थो समावयवी लें, यहाँ पर ये है हमारा ऑर्थो CH2OH, यहाँ पर है OH, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। हमने ये लिया, इसके हमने N अणु लिए, N का मतलब बहुत सारे अणु। अब मान लो हम इसमें N अणु लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -NH2O बाहर निकल जाएगा और ऐसे आगे श्रृंखलाएं बनती चली जाएंगी। मैं यहाँ पर 2 अणु लेता हूँ, 2 अणु से क्या है कि समझ में सही आ जाएगा। अब मैं इसके बाद दूसरा अणु और लेता हूँ, उसमें क्या बनाते हैं, ऐसे ही वलय बना दो। ये भी क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट है, इस तरह से। अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन हटेंगे तो कहाँ कहाँ से हट सकते हैं हाइड्रोजन, या तो इस पोजीशन से या इससे 3 जगह से। यहाँ से तो हट गया हाइड्रोजन, अब यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये जल के रूप में बाहर निकल गया यहाँ पर। तो अब क्या बन गया, ये हमारा बहुलक बन गया -H2O, और ये इस तरह से हम बहुलक बना देते हैं। CH2, ये बेंजीन वलय जुड़ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है OH और यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या लगा दें, CH2OH, यहाँ पर क्या था H, आगे H ही है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, इन H की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो अब देखो कि CH2 यहाँ पर बीच में आ गया, तो हमने इस वाले से क्या हटाया, एक से हमारा हटा H, दूसरी वाले से हटा हमारा OH। तो इन दोनों को, तो OH कहाँ से हटा था, CH2OH। तो CH2OH कहाँ पर है, ये, तो हम यहाँ इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, आगे ऐसे कर देंगे और ये कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। इस वाले से क्या हटा, H हटा है एक वाले से, तो हम इस H को हटा देंगे यहाँ से, ये H हटा दिया, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये हमारा ऐसे कोष्टक। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रृंखला इधर भी बढ़ेगी और उधर भी। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, ये N अणु ले लिए हमने सारे, तो N अणु लेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, NH2O, जल का अणु बाहर निकल गया। तो इनको जब गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में इनको गर्म करते हैं, तो ये जो श्रृंखला बनी है, सीधी श्रृंखला, इसको क्या कहते हैं, नोवोलक बहुलक। ये सीधी श्रृंखला वाले, ये थर्मोप्लास्टिक प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक प्रकार के बहुलक होते हैं, जिनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये तो हमने लिया ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर हम पैरा प्रोडक्ट लेते अकेला तो हमारी श्रृंखला कैसे होती, ऐसे, इसकी वजह क्या होगी, ऐसे होती। तो अब हम कंडीशन पे आ जाइए, तो हमारा थर्मोप्लास्टिक प्रकार का बहुलक हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक तो हम ऑर्थो भी ले लें और पैरा भी ले लें, दोनों को एक साथ मिला दें, तो क्या बनेगा, बैकलाइट बहुलक बनता है। कैसे बनता है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, यहाँ तक नवलक श्रृंखलाओं को इनको लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर, या कैसे भी कर सकते हो। एक बार और समझा देते हैं इनको धीरे धीरे क्या होगा। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिनॉल है, ये फिनॉल, ये पैरा स्थिति थी, ये है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों को अभिक्रिया कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड किसकी तरह अभिक्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बेंजीन वलय पर अटैक करता है और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपस में मिलकर बैकलाइट बहुलक बनाते हैं। यदि
ऑर्थो आपस में जुड़ते हैं तो सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम नवलक श्रृंखलाएं कहते हैं, जो नरम प्लास्टिक होती हैं। और यदि इनका मिश्रण लिया जाता है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, बैकलाइट बहुलक बनता है। तो मैं इसी में ये कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये है हमारे पास, से हटा दो इसको, OH और CH2OH, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल, बेंजिल लिखेंगे इसको, बेंजीन मत लिख देना, बेंजिल एल्कोहल। ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। दोनों को लेते हैं, इसके N अणु, इसके N अणु, इनमें कुछ मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड की अनुपात भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर -NH2O बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, बहुलक बनता है, बैकलाइट बहुलक। यानी इसमें और श्रृंखलाएं जुड़ जाएंगी, CH2 CH2। इनको इस तरह से बढ़ा देते हैं, तो इस तरह जाल नुमा संरचना बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, बैकलाइट कहते हैं। तो ये हमारा बन गया बैकलाइट बहुलक। इसमें इधर भी श्रृंखला बढ़ती जाती है, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के विक्रिया करा देंगे तो नीचे और CH2 समूह जुड़ जाएंगे और एक जाल रूप की संरचना बनती है, जिसे हम बैकलाइट कहते हैं। बैकलाइट का इनका गलनांक अत्यधिक होता है, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, कठोर होते हैं और ये पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते। एक बार उपयोग में आने के बाद ये वेस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बैकलाइट बहुलक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो इसको मिटाते हैं। बैकलाइट हमारे बहुलक कंप्लीट हो गए हैं, योगात्मक और संघनन बहुलक। इनमें जल का अणु बाहर निकलता है, किसकी उपस्थिति में विक्रिया होती है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारे बहुलकीकरण हो गया। अब बहुलकीकरण की क्रियाविधि जो करेंगे वो होंगी इसमें। अब बहुलकीकरण की क्रियाविधि दो तरह से होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है मुक्त मूलक बहुलकीकरण और दूसरा है आयनिक बहुलकीकरण। तो मुक्त मूलक बहुलकीकरण क्या होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है और आयनिक बहुलकीकरण पेरोक्साइड की उपस्थिति में नहीं होता। तो कैसे होता है वो देखो इसमें कि मुक्त मूलक बहुलकीकरण में जो प्रारंभक होते हैं, इनिशिएटर होते हैं, जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं, वो क्या होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, वो पेरोक्साइड होते हैं। अब जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो उसमें समांश विखंडन होता है। समांश विखंडन, समांश विखंडन। समांश विखंडन का मतलब होता है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विभाजित होना, यानी बंटना। जैसे मान लो ये A है, इसके बीच में बंध बना हुआ है ये, तो सहसंयोजक बंध A इसका इलेक्ट्रॉन है, B इसका इलेक्ट्रॉन, B का इलेक्ट्रॉन ये है। तो जब इनमें विखंडन होगा समान रूप से, तो A के पास खुद का इलेक्ट्रॉन रहेगा, B के पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन रहेगा। समांश विखंडन को अर्ध तीर, आधे तीर से दर्शाते हैं, आधा तीर उधर और आधा तीर इधर। तो ये विखंडित हो गया तो इसमें क्या बनते हैं, A के पास खुद का इलेक्ट्रॉन आ गया, B के पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन है, दो टुकड़े हो गए। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो ये इकाई क्या कहलाती है, मूलक कहलाती हैं दोनों। क्या है ये, मूलक।
मूलक पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो ये किससे बने? समांश विखंडन से। और यदि पेरोक्साइड की जगह हम दूसरे मूलक लें या लुईस अम्ल या लुईस क्षार की उपस्थिति में कराएं तो वो होता है आयनिक बहुलकीकरण। आयनिक बहुलकीकरण दो तरह से होगा। कौन कौन सा? एक तो होता है धनायनिक बहुलीकरण, और दूसरा होता है ऋणायनिक बहुलीकरण। तो इनमें अंतर क्या होता है कि इनको तो क्या कराते हैं, धनायनिक बहुलीकरण में क्या होता है, कार्ब धनायन बनते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें क्या बनते हैं? कार्ब धनायन। उसमें क्या बनते हैं? कार्ब ऋणायन। ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होते हैं, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, और ये लुईस क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं समांश विखंडन द्वारा यानी वो मुक्त मूलक बहुलकीकरण। तो मुक्त मूलक बहुलकीकरण में जो प्रारंभक होते हैं वो क्या होते हैं? पेरोक्साइड होते हैं, बेंजिल पेरोक्साइड, डाईएल्किल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि, इन सब की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, मुक्त मूलक बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन बाय फ्री मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स द्वारा। तो इसमें क्या होते हैं? मुक्त मूलक में जो प्रारंभक होते हैं, तो सामान्यतः क्या लिए जाते हैं? पेरोक्साइड लेते हैं कि जब प्रारंभक को या पेरोक्साइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उनमें समांश विखंडन होता है और मूलकों का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लो ये है हमारे पास डाईएल्किल पेरोक्साइड है, इसको गर्म करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये समांश विखंडन होगा इसमें इस तरह से, और क्या बनेगा? OR। ये मुक्त मूलक के दो अणु बन गए। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मुक्त मूलक। अब ये अभिक्रिया को शुरू करता है, लेकिन कई जगह हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी हमारा मुक्त मूलक काम में ले सकते हैं, बेंजिल पेरोक्साइड। ये दो बेंजीन बले हैं, इसमें भी बंध यहाँ से टूटेगा, बंध टूटता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है? बेंजोइल मुक्त मूलक बनाता है इस तरह से। इसके दो अणु बनते हैं। अब इसको आगे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसकी CO2 बाहर निकल जाती है, ये यहाँ से बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा। समांश विखंडन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर जो मुक्त मूलक होगा वो ये होगा C6H5। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5-, ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाना, इसमें फेनिल मुक्त मूलक हो गया और प्लस में क्या निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएंगे दो अणु ये। तो इसमें CO2 बाहर निकलती ये काम करता है, न कि ये काम करता है क्रियाविधि में। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम जैसे इससे लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम पॉलीथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन होता है, इसका गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉलीथीन बन गई। ठीक है, यहाँ पर N लिए, तो ये अभिक्रिया है। इसकी क्रियाविधि कैसे करेंगे? इसकी क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। तो इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगा? प्रारंभक या श्रृंखला प्रारंभक पद भी उसको बोलते हैं। यानी पहले पद में मुक्त मूलक का निर्माण किया जाता है। तो पद फर्स्ट क्या हो गया? श्रृंखला प्रारंभक पद। इस पद में क्या क्या होता है? इस पद में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा? मुक्त मूलक का निर्माण
ये जो मुक्त मूलक होते हैं, ये मुक्त मूलक एकलक से अभिक्रिया करते हैं। मुक्त मूलक का निर्माण होता है जो एकलक से जुड़कर बड़े मुक्त मूलक बनाते हैं। बड़े मुक्त मूलक बनाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखो। इसमें जो प्रारंभक लिए जाएंगे, जैसे प्रारंभक में क्या हुआ, परऑक्साइड हुआ, तो परऑक्साइड में सबसे पहले क्या होगा, समांश विदलन होगा। ये हमारा परऑक्साइड है, इसमें समांश विदलन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो समांश विदलन, समांश विदलन यानी क्लीवेज होता है इसमें। तो बंटवारा होगा, किसकी उपस्थिति में कराते हैं इसको, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब ये गर्म किया जाता है तो ये अपघटित हो जाता है और क्या बनाता है, मुक्त मूलक बनाता है। ये दो अणु बन गए, इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, जो श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले होते हैं। मुक्त मूलक, इनको प्रारंभक भी कहते हैं यहाँ से। अब ये मुक्त मूलक क्या करते हैं, इस एकलक से अभिक्रिया करेंगे, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में OR। अब O के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2, तो एक बंध तो बना रखा है, एक और बनाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इसमें एथीन में समांश विखंडन होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, तो इसकी कंडीशन कैसी हो गई, इस तरह से हो गई भाई, सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब समांश विखंडन हुआ, अब इससे कौन जुड़ जाएगा, ये OR का एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा, साझा कर लिया तो ये बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इन एथीन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होता है और ये बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OR। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो ये भी मुक्त मूलक है, ये छोटा था, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। इसे क्या कहेंगे, बड़ा मुक्त मूलक, बड़ा मुक्त मूलक, ये बन गया। तो यहाँ तक हमारा पहला पद कंप्लीट हो गया है, श्रृंखला प्रारंभक पद है ना। इसको अब इसके बाद जो दूसरा पद शुरू होता है वो क्या होता है कि अब इसमें बड़े मुक्त मूलक में और एल्कीन जुड़ेगी और बड़े मुक्त मूलक बनेंगे, तो इस प्रकार से श्रृंखला चलती रहेगी। तो ये सेकंड जो पद होगा हमारा वो क्या होगा, श्रृंखला संचरण पद होगा, संचरण पद, सेकंड पद भी बोलते हैं इसको। क्या भाई, इसमें क्या होगा कि बड़ा मुक्त मूलक अन्य एल्कीन की इकाइयों से लगातार जुड़कर बहुत बड़े मुक्त मूलक बनाता है और ये श्रृंखला इसी तरह से इसमें चलती रहती है। तो एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण होता है, इसलिए इस पद को क्या कहते हैं, श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। कैसे होता है, जैसे मान लो हमने उसी को यहाँ पर लिख दिया, पहले किसको जोड़ेंगे, CH2, हम इसको ऐसे लिख दें ROCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पर किसको जोड़ा हमने, एथीन को, दोबारा से लिख दिया। इसमें फिर समांश विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा मुक्त मूलक बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OR। अब देखो बड़ा मुक्त मूलक बन गया, इसमें कितने कार्बन थे, 2, एक एथीन जुड़ी, फिर 2 और बढ़ गए, 1 2 3 4, इस पर ये इलेक्ट्रॉन दिखा दो, तो ये क्या हो गया, बड़ा मुक्त मूलक, और भी बड़ा हो गया मुक्त मूलक। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी, तो इसको रोकना भी है, तो हम इसके जैसे मान लो N अणु ले लिए हमने, उसी को लिख देते हैं यहाँ पर ROCH2 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन का है, प्लस में N CH2 डबल बॉन्ड CH2, N लगा दिया। अब हमने N का मतलब अब पता नहीं कितनी इकाइयाँ हैं, जुड़ती जाएंगी, बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर देंगी। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, ऐसे ही अब देखो हर उस पद में 2 CH2 बढ़ रहे हैं, 2 CH2 हो गए 4, अब 6 8 10 इस तरह से बढ़ेंगे। तो कोई 2 कार्बन के अपन कोष्टक लगा देते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे CH2
CH2 OR। हो गए 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये बड़ा सबसे बड़ा मुक्त मूलक बन गया, तो किन्हीं 2 कार्बन पर ऐसे ये N लगा दो, तो ये हमारा बड़ा मुक्त मूलक बन गया। अब ये जो सेकंड पद है, श्रृंखला संचरण पद है, ये चलता जाता है, बड़े बहुलकों का निर्माण करते हैं। अब ये श्रृंखला तब तक चलेगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो एकलक हैं इनकी सांद्रता कम होती चली जाएगी, यानी इनकी संख्या घटती चली जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होंगे कि अभिक्रिया को रोकना पड़ेगा। तो उस रोकने के लिए क्या करते हैं, एक तीसरा स्टेप और काम में लेते हैं, वो क्या होता है, श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला को समाप्त करना है, रोकना है, इसको हटाना है हमें, एग्निट इलेक्ट्रॉन को, इसको हटा देंगे, कुछ और जोड़ देंगे तो श्रृंखला अपने आप ही रुक जाएगी बहुलकों को। तो श्रृंखला समापन का जो थर्ड पद है वो 4 तरह से रोका जा सकता है। तो इसमें मैनली जो क्या होते हैं वो 4 तरीके क्या होते हैं। पहला तरीका होता है युग्मन। अब युग्मन यानी कपलिंग। दूसरा तरीका होता है श्रृंखला स्थानांतरण, और तीसरा असमानुपातन, असमानुपात, ठीक है। और चौथा होता है निरोधक, क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं, तो 4 तरह से रोक सकते हैं। मेनली हम किसको काम में लेते हैं, कपलिंग को काम में लेते हैं, यानी युग्मन को काम में लेते हैं। तो अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ तक इनको लिख लो, ये सेकंड पद तक हो गया हमारा। अब हम थर्ड पद पढ़ेंगे मुक्त मूलक क्रिया विधि में। जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होगा, युग्मन में जो ये बड़े मुक्त मूलक हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में यानी बंध बना लेंगे। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। जब OR आ गया तो श्रृंखला ना तो उधर जाएगी ना ही इधर आएगी, ठीक है। और ये कपलिंग 2 तरह से हो सकती है, इसमें बड़े मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और फ्री रेडिकल्स भी आपस में जुड़ जाएंगे। 3 तरह से जुड़ सकते हैं इनमें। तो कितनी होगी, पत्थर श्रृंखला। तो श्रृंखला समापन पद, इस पद में क्या होता है कि श्रृंखला को रोका जाता है, जैसे युग्मन विधि में। अब इस श्रृंखला संरचना में क्या बना, तो जैसे फर्स्ट हम करते हैं युग्मन द्वारा, कपलिंग द्वारा। तो कपलिंग 3 तरह से हो सकती है। इसमें हम क्या लें कि ये लास्ट वाले ले लेते हैं 2, यहाँ पर CH2 और CH2। मैं यहाँ पर ये N लगा देता हूँ भाई, N। वहाँ पर 6 थे, मैं ये 4 पे N लगा दिया। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो हमारा एक बड़ा मुक्त मूलक बन गया। अब दूसरा इसके सामने इसी के जैसा बड़ा मुक्त मूलक, ऐसे 2 अणु ले लेंगे, CH2 ये CH2 और CH2, इसमें OR, ठीक है। इसमें भी हमने N लगा दिया, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं भाई, ये अकेला इलेक्ट्रॉन, ये अकेला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, बंध बनाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा, उदासीन अणु का निर्माण हो जाएगा। RO CH2 OR, इन 2 पर L लगा दो। ये क्या बन गया, उदासीन अणु, बहुलक बन गया। तो उदासीन अणु, अब इसमें ये मत देखना से इसमें इतने कार्बन थे, इसमें इतने कितने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने N लगा दिया, N का मतलब हमें पता नहीं कितने कार्बन है, अनंत कार्बन है, यहाँ भी असंख्य कार्बन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका भी होता है, हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी वो वही माना जाएगा भाई, ऐसे RO CH2 OR, हमने ये लगा दिया N, ये भी वही है, ये भी वही है, सेम है। यानी हर बार 2-2 कार्बन, यानी ये कार्बन सम संख्या में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8 10 ऐसे। तो ये हो गया, कपलिंग हो गई। कपलिंग में इन दोनों को जोड़ दिया, बड़े मुक्त मूलकों को, तो उदासीन अणु का निर्माण हो गया। अब दूसरी जो विधि है
वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसको, वैसे है नहीं, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक इसको कर लो और इसको यहाँ पर इस श्रृंखला समापन हो गया। यहाँ पर दूसरी जो विधि होती है, जैसे मान लो असमानुपातन होती है, असमानुपात होती है, असमानुपात। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का स्थानांतरण। इसका मतलब कि जैसे मान लो ये दो एक बड़े बहुलक हैं, वो एकलक इकाइयाँ हैं, ये मुक्त मूलक हैं, इनमें क्या होता है हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा। कैसे होगा? अब मान लो इसकी जो आगे वाला हाइड्रोजन है ये ऐसे, तो यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे बंध बना लेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब ये है इसका हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया। अब ये श्रृंखला रुक गई, यहाँ पर उदासीन हो गई। अब वो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला था इस रूप में, मूलक के रूप में निकला था, वो यहाँ जाएगा इसके पास। इसकी संयोजकता कितनी है? 1 2 3 संयोजकता है, चौथा ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये श्रृंखला भी रुक गई, है ना, तो उदासीन हो गए दोनों। तो ये कहलाता है असमानुपात या हाइड्रोजन का स्थानांतरण वाला पद। तो तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण, इसमें क्या होता है कि हम इसमें उपयुक्त विलायक मिलाते हैं। विलायक में क्या होना चाहिए? मुक्त हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी हाइड्रोकार्बन युक्त विलायक होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा ये बना CH2 बड़ा मुक्त मूलक है, ये कोई यहाँ पर हमने लगा दिया N, तो बड़ा मुक्त मूलक है ये। तो इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको विलायक को यदि हम इसमें मिलाएंगे तो इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और क्या बना लेता है यहाँ, इसको कर देगा ये CH3 में। तो ये श्रृंखला रुक गई, ये भी उदासीन हो गया। अब इसका जो R बचा हुआ ये कहाँ गया सर? अगर हम इसको विलायक को मिलाते हैं श्रृंखला समापन स्थानांतरण पद में, ये R क्या करता है, जो हमारा पहले पद में जो OR बचा हुआ था उससे जुड़ जाएगा, ईथर के रूप में सह उत्पाद भी बाहर निकाल देगा और हमारा बहुलक बन जाएगा। तो ये हो गया श्रृंखला स्थानांतरण पद। जो चौथा पद क्या होता है, प्रारंभक पद, वो इसमें निरोधक डालते हैं। निरोधक यानी ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको अभिक्रिया में डालने पर ये श्रृंखला की यानी जो वृद्धि होती है उसको रोक देते हैं, यानी श्रृंखला को रोक देंगे और उदासीन बहुलक का निर्माण होता है। तो निरोधक में कौन कौन से होते हैं रासायनिक पदार्थ, वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्विनोन निरोधक। सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है नाइट्रो बेंजीन, डाइनाइट्रो बेंजीन आदि, ये सभी निरोधक हैं, अभिक्रिया को रोक देते हैं। तो इस तरह से हमारा मुक्त मूलक बहुलकीकरण कंप्लीट हो गया। यानी इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो 3 पदों में होती है। पहले पद में प्रारंभक में विघटन होता है जिससे मुक्त मूलक बनते हैं। वो मुक्त मूलक क्या करते हैं, एकलक इकाइयों से जुड़कर बड़े मुक्त मूलक बना लेते हैं। तो वो हमारा पहला पद कंप्लीट हो गया। सेकंड पद में क्या होता है कि वो बड़े मुक्त मूलक अन्य एकलक इकाइयों से लगातार जुड़कर बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे श्रृंखला बढ़ती रहती है, संचरित होती रहती है, इसलिए उसको श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। तो एक कंडीशन में उनका अनुपात कम होने लगता है एकलकों का, तो अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में 4 विधियों से जोड़ सकते हैं, युग्मन द्वारा, असमानुपात द्वारा, श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा और निरोधक द्वारा। निरोधक में हाइड्रोक्विनोन ये रासायनिक पदार्थ है जिनको बाहर से डाला जाता है और अभिक्रिया को रोक दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा मुक्त मूलक बहुलकीकरण कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक बहुलकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वैसे तो एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, यही पूछा जाता है मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो आयनिक क्रियाविधि भी हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।